नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्री 2023 का जो पेपर होने वाला है 17 दिसंबर को, उसका यूनिट 2 का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज डिस्कशन चल रहा है। यदि आप लोग मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं और आप भी ये सोच रहे हैं कि यार मुख्य परीक्षा देने का तो मौका मिले कम से कम, इतने सालों से हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री का पेपर नहीं निकलता है किसी कारण से, तो अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई हम सही जगह आए हैं और यहीं से काम होगा आपका। क्योंकि पिछले साल मतलब 2020 से लेकर के अभी तक न जाने कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आप भी अगर मेंस देना चाहते हैं तो बाकायदा जो बताया जाता है और जो टेस्ट सीरीज़ में डिस्कशन कराया जाता है वो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अपने चैनल का नाम क्या है, कीज टू सक्सेस एकेडमी। तो यही है कि अपन इसमें ऐसी कुंजी बताने वाले हैं आपको जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर। तो आज का जो टेस्ट अपन ले रहे हैं आई मैग्नस का ले रहे हैं, यूनिट 2 है। ठीक है, तो यूनिट 2 का देख लेते हैं आज की भाई। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय ज़ाया किए। अपनी ये कोशिश होती है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन मिल जाए और उसका ऑप्शन आपको दिखता है। ऑप्शन देखने के बाद आप ही को सोचना है कि भाई क्या आंसर हो सकता है। उसके 2-3-4 सेकंड में अपन आंसर बता देंगे। अगर उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपके काम की तो वो भी बता देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से सुने, लेटे लेटे ना सुने। थोड़ा सा अपना जो चित्त है उसको ध्यान मुद्रा में लेके आए ताकि आप जो सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा अच्छे से सुने और याद रहे। ठीक है, इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, के संस्थापकों में से एक है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 1907 में। ठीक है, और शहर अगर पूछा जाए तो कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता। और आपको पता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ना, ये प्रख्यात चित्रकार और साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सामान्य जानकारी के तौर पर। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? कौन सा अधिनियम है वो? 1935 का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी, नाम सुना होगा आपने? ठीक है, तुर्कान चहलगामी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी? कौन है? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। और इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। 40 सरदारों का समूह होता था। ये चहलगानी जो है ना वो 40 का ही मतलब होता है। ठीक है, तो ये 40 सरदारों का समूह होता था। ठीक है, और जो शासन प्रशासन का जो व्यवस्था थी वो संभालते थे लोग। ठीक है, मिलकर। तो इसको ख़त्म किसने किया? बलबन ने किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें अमीरों का प्रभाव ज़्यादा हो गया था और ये मतलब जो राजनीति जो भी शासक होता है उसके कार्य में हस्तक्षेप करने लग गए थे, इसलिए उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। ठीक। वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, ये मांग रखी गई थी, आपको पता है। फिर उसका 1932 में आपको पता है कौन सा समझौता हुआ था। ठीक, 1931 के ऊपर ही एक और क्वेश्चन आ गया भाई। और ये क्वेश्चन देखो अच्छा है और ये आपको पता भी होना चाहिए। और 1932 का जो समझौता बोल रहा है वो कौन सा है? नाम आप भूल जाओगे। पूना समझौता। ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा, गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सीटों का आरक्षण जो हुआ था उसमें सीट भी बता देंगे आपको। देखिए उसमें जो विधानमंडल में जो सीट थी ना, पहले कितनी थी? वो 71 थी। अब उसको फिर बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 147 कर दी थी। ठीक है, और इसमें 18% का रिजर्वेशन दे दिया था इनको। ठीक है, ये आप सामान्य जानकारी मेंस के हिसाब से हो जाएगी। वैसे प्रीलिम्स में तो मुझे नहीं लगता कि सीट पूछेंगे, फिर भी आपको बता दिया। तो इसी के लिए आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें भाई, है ना। वो लाइक करने में तो आपको कुछ जाता ही नहीं है। चलो कमेंट करने में आपको थोड़ा सा समय लगता होगा, लेकिन लाइक करने में तो कुछ नहीं लगता ना। 1931 के गांधी समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख लो अच्छे से। इसका राइट आंसर बता देते। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थी। ठीक है, ये आपको सामान्य जानकारी। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ लेना, तीनों की सामान्य जानकारी पढ़ना, कौन शामिल हुआ था, कौन गया था, गांधी जी कब गए थे, गांधी जी कब नहीं गए थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़िएगा, कब गए थे, कब गए, तीनों में गए थे वे तो। ठीक, क्या मांग रखी गई थी। और इसमें अगर किसी में जैसे किसी कथन में बोला कि भाई गांधी जी ने कुछ कथन दिया है इसमें कि हमने रोटी मांगी लेकिन रोटी नहीं दी गई है। ठीक है, हमारे सामने। तो इस टाइप के जो कथन बहुत सारे हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक है,
ठक्कर बापा भी बोला जाता है जिनको, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे तो आपको फिर याद भी नहीं रहेगा और वीडियो भी बड़ा बनेगा, इसलिए अपन आपको ये बता दे रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में जाकर के आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में इन्होंने मतलब कार्य किया है। ठीक है, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा का पूर्ण नाम यही है, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक, किस मराठा राजनेता ने वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वसई की संधि हुई थी, तो वो कब हुई थी वो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पे चलो दो ही ऑप्शन में से बता दो, तुक्का किसका किसका सही लगता है। जिसने ए लगाया उसका तुक्का सही हो गया। ठीक, बाकी तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते इसमें जानकारी देख लो कि भाई ये संधि कब हुई? 1802 में हुई थी। ठीक है, 1802 में पूना के निकट हुई थी ये संधि, ये ध्यान रखना। वसई की संधि पुणे 1802 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया? कौन है भाई? ये हो गया गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और इसके बारे में इतना ही आप ध्यान रखें तो काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी? किसकी थी भाई? और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपने सुना भी होगा अमर नायक प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, जिसने लगाया उसका सही हो जाएगा। ठीक, अमरनायक क्या होते थे? अमरनायक अगर पूछ ले जाए, अगर प्री में पूछ सकते कि अमरनायक एक्चुअली होते कौन थे, तो ये सेना नायक हुए करते थे, या सेना कमांडर बोल लीजिए, सेना के कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, और इसको नियुक्त कौन करेगा? तो राय बोला जाता था, राजा नहीं बोला जाता था इस समय। मतलब राय और राजा तो एक्चुअली एक ही है, जैसे अच्युत राय है ना, इस टाइप से। जो राय शब्द है वो एक्चुअली राजा के लिए यूज किया जाता है विजयनगर साम्राज्य में, याद रखिएगा। ठीक है, तो राय अगर कहीं दिख गया तो आप सीधे पकड़ लेंगे कि भाई विजयनगर साम्राज्य से संबंधित शासकों का जो बीच मतलब उपाधि लगाई जाती थी वो राय लगाई जाती थी। नीचे दो कथन दिए, बताना है कि कथन और कारण सही है गलत है। पहला कथन बोल रहा है भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। ठीक, कारण ये बोल रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी और कूट का मिलान करना है। सही गलत बताना है कि भाई पहला जो कथन है वो उसकी दूसरी जो सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, कारण सही है कि नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण और कथन एक ही सही व्याख्या करता है। सही जानकारी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला आक्रमण सुबुत्तुगिन जो था उसने किया था, और किसके खिलाफ किया था? ये किया था जयपाल के खिलाफ। ठीक है, सुबुत्तुगिन। फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे लोग आए, जैसे महमूद गजनी आया है। ठीक है, इस टाइप के लोग आए, गौरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो तो उसका गुलाम था। ठीक, तो ये सब एक क्रम है, और क्रम इतिहास का मतलब यही है कि आप क्रमवार पढ़ेंगे और लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आप एक कहानी स्टोरी बनाए, चलिए कौन आया, कब आया, किसने क्या देखा, किसके बाद कौन कौन आया। निम्नलिखित मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है और कूट दिए गए। बृहदीश्वर मंदिर, गंगेकोण चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और सप्तपेगोड़ा मंदिर। करो भाई, तब तक आपको बता देते हैं। काल अनुक्रम के हिसाब से वो करना है, मतलब कि यहाँ पे देखो, एक तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अगर सामने दिया होता जैसे 11वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 8वीं, 7वीं, तो फिर आप कर लेते, लेकिन अभी यहाँ पे स्पेसिफिक पूछ लिया तो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, पीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता, यहाँ पे आपको कूट मिलान करने को बोल देता, तो आपके सामने सही जोड़ी मिलाने के हिसाब से देता, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं करता पीएससी। तो इसके बारे में आपको जानकारी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर होगी भी तो आप यहाँ कंफ्यूज करे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो यहीं पर बता देते हैं कि भाई बृहदीश्वर मंदिर के बारे में सुन लो कि एक तो ये आपको पता होना चाहिए शहर। ठीक है, शहर कहाँ पे है? ये हो जाएगा तंजौर में, एक जानकारी। दूसरी जानकारी कि 11वीं सदी में ये निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसी का नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, तो शायद पूछ ले। बाकी यह तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, और पूछ लेगा तो फिर आपकी किस्मत खराब, क्योंकि हेरिटेज लिस्ट जो है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, उसके ईयर याद रखना भी बहुत कठिन काम है। ठीक, लिस्ट में है, इतना याद रखो बस। फिर सेकंड है कि गंगेकोंडचोलपुरम, तो ये कहाँ पर है? ये शहर है अपना तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में है, तिरुचिरापल्ली। और ठीक, तिरुचिरापल्ली में है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। ठीक है, और इसको राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, और कब बनवाया था ये बोला जाएगा, तो ये भी 11वीं सदी में बनाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ये महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वो किसने बनवाया था और कब बनवाया था? ये 7वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, और ये पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लव वंश। ठीक है, और कांचीपुरम में बनवाया था, कांचीपुरम में। ठीक,
ये जानकारी आपको मिल रही है और काफ़ी अच्छी जानकारी है, आपके लिए काम की भी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग यहाँ पे नए हैं तो। अगला देख लो, सप्त पेगोड़ा का जो मंदिर है किसने बनाया और कहाँ बनाया। ये महाबलीपुरम में बनाया। महाबलीपुरम आपने सुना ही होगा, बढ़िया रथ मंदिर बोला जाता है इनको। ठीक, और ये किसने बनवाए थे, पल्लव शासकों ने बनाए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे कूट दिए गए और कूट का सही मिलान करना है भाई। ठीक, तो मिलाओ भाई यहाँ पर अच्छे से देख लो पहले। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा, डी, CABD। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आएगा सार्जेंट, फिर हो जाएगा अपना हंटर, फिर हो जाएगा अपना सेडलर और फिर हो जाएगा वुड घोषणा पत्र। तो इनकी ईयर देखना पड़ेगा तभी हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो हंटर कब हो जाएगा आपको पता है, हंटर 1882 में। ठीक, सेडलर कब हो जाएगा, सेडलर अपना हो जाएगा 1917। ठीक, वुड घोषणा पत्र 1854 आपको पता है, शिक्षा संबंधित है। और सार्जेंट हो जाएगा अपना 1944 है। सब शिक्षा से संबंधित ही है। ठीक है, कुछ प्राथमिक शिक्षा से, कुछ शिक्षा में व्यवस्था में जो मतलब समीक्षा करने के लिए कुछ तो इस टाइप से बने हुए थे। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना किसी भी कीमत पर। राइट आंसर हो जाएगा VD सावरकर, जिसको बोला जाता है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, बाकी तो ठीक है। फिर भगत सिंह ने किसी कौन सी संस्था का स्थापना किया था, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो दो संस्था संबंधित है, एक नौजवान सभा आपने सुना होगा, और एक है हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, वारेंद्र कुमार घोष के बारे में बात की जाए तो युगांतर आपने सुना होगा, युगांतर ये इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। विद्रोह दिए गए, विद्रोह को आपको मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो विद्रोह के ईयर याद करना ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 ऐसी लिस्ट बना लो जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके आपको ईयर याद रखना है, उसके अपने जो नेतृत्वकर्ता कौन थे वो याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, फिर बाद में बैठ के रोना नहीं है, क्योंकि अभी से बता दे रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहोम, जो कि 1815। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। मतलब संथाल 1855, कोल हो जाएगा 1831, खासी हो जाएगा 1829, और अहोम अगर पूछा जाए तो कब हो जाएगा, ये 1828, याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि भाई सूची 1 सूची 2 का मिलान करो। सूची 1 में मुल्ला दाऊद, मतलब कुछ दिए गए लोग और उनकी रचनाएं दी गई है, तो उसका मिलान करना है आपको। नाम देखो, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। मिलान कर लो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, मुल्ला दाऊद ने क्या किया गया था, चंद्रायन लिखी इसने। ठीक है, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी। ठीक है, सोमनाथ ने लिखे राग विरोध, राग विरोध। ठीक है, और अमीर खुसरो ने क्या किया, आमिर खुसरो ने आशिका लिखी। ठीक है, ये याद ऐसे क्रम है इसका, कूट मिलान होगा। फिर कूट दे दिए गए, कुछ राजवंश और उनकी राजधानी दी गई। तो ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है भाई। अगर कोई शासन है, जैसे किसी संस्थापक है, उसने कोई वंश की स्थापना की है, तो उसका वंश प्लस उसकी राजधानी, उसकी स्थापना किसने की, उसमें कोई मेजर इवेंट्स, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। यही चीज़ पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप जाकर भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय नहीं बचाओ, इसलिए डीप का मना कर रहे हैं। बाकी डीप जिसको पढ़ना था अभी तो पढ़ते ही आ रहे थे, क्योंकि बहुत पहले बोल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मिलान करो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपना। ठीक है, तो मिलाओ इसको। पल्लव का हो जाएगा कांची। ठीक है, कांचीपुरम बोल लो, या फिर और पांडे का हो जाएगा मदुरै। ठीक है, फिर उसका यादव का हो जाएगा देवगिरी, और काकतीय का हो जाएगा वारंगल। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें जल्दी से। मनसाबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देख लो क्या हो जाएगा सही। इसका हो जाएगा फर्स्ट, कि मनसबदारी व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने किया था, और कुलीन वर्ग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें आपको पता है अलग अलग प्रकार के पद होते थे, 7,000 और 5,000 ऐसे, है ना, तो वो मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कूट दिए गए और कूट का मिलान कर लो। पूना पेट, गांधी इरविन, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मिलाओ भाई जल्दी से। अच्छे क्वेश्चन बने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, इससे आपका बहुत तगड़ा तैयारी हो जाएगा। तगड़ा तैयारी कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इन्होंने आपको समय बताना है। अब समय के लिए आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। ईयर आपको अभी याद आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी तैयारी, जिसको जिसको ईयर याद आ रहे हैं चारों के, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी सही चल रही। किसी को 2 याद आ रहे होंगे, किसी को 3 याद आ रहे होंगे, किसी को 1 भी याद नहीं आ रहा है। जिसको 1 भी याद नहीं आ रहा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया। तरीके से मेहनत करो। ठीक है, जहाँ समय बर्बाद कर रहे हो वहाँ समय बर्बाद मत करो। जिसको 3 याद आ रहा है फिर भी ठीक है,
कि भाई चलो ठीक है रिवीजन करने की आवश्यकता है। जिसको 2 याद आ रहे हैं उसकी भी हालत खस्ता ही है, ठीक है, उसको और मेहनत करने की जरूरत है। तो सभी का ईयर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो ईयर देख लो सबसे पहले, अभी पूना पैक्ट तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, तो कितना हो जाएगा 1932 नहीं हो जाएगा। फिर गांधी इरविन अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा, तो ये 1931 हो जाएगा। ठीक है, महीना भी बता देंगे इसका, आप भी आपको रुक जाओ। क्रिप्स हो जाएगा 1942 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने क्या बचेगा, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा कब हुई, 1930 में हुई। ठीक है, अब कभी कभी क्या करता है ये 1930, 31 और 1919 ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे इवेंट हुए हैं, तो उनके महीने के हिसाब से बोल देता है कि भाई रोलेट एक्ट बोल दिया। ठीक है, और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और फिर खिलाफत आंदोलन, चंपारण तो बहुत पहले हो जाएगा। तो ये 4-5 इवेंट एक साथ 1919 में होते हैं, तो वो कुछ मार्च, अप्रैल, मई और ऐसे महीने में होते हैं। तो एग्जैक्ट ईयर याद रखना, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा की बात करेंगे तो ये अप्रैल 1930 हो जाएगा। ठीक है, और गांधी इरविन के बारे में बात करेंगे तो मार्च 1931 हो जाएगा। ठीक, पूना पैक्ट सितंबर के महीने में हुआ था। और क्रिप्स का छोड़ दो, क्रिप्स का देख लेना आप। ठीक है, भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, सही है या गलत है ये बताना। तो सही नहीं बताना, मतलब कि गलत है बोल रहा है। 3 देख लो, भगत सिंह ने समाजवादी विचारों से प्रभावित है, ठीक है। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। अब इस क्वेश्चन को आप लगा लो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अप्रोच बताऊँगा, ठीक है, लगा लिया होगा। तो जिसने बोला केवल 3 उसका सही है, बाकी सबका गलत है। देखो इसमें अप्रोच क्या लग रही है, इसमें अप्रोच ये लग रही है कि अगर कभी भी क्वेश्चन देखना है तो मोस्ट पॉजिटिव जो ऑप्शन होते हैं वो सब सही होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बारे में बात कर रहा है तो वो हमेशा गलत होता है, चाहे वो कुछ भी बोले। तो इसने बोला है कि भाई असेंबली में इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा लोगों को मारने के लिए फेंका था, ऐसा कुछ नहीं है। बहरे लोगों को आवाज़ सुनाने के लिए ही केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने खाली जगह पर बम फेंके थे, ये आपने सुना भी होगा। ठीक, तो इस टाइप से बता रहा हूँ आपको कि ऐसी अप्रोच भी लगा सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था, पूछा है। ठीक है, अंडरलाइन करना, पेंसिल लेके जाना। पेंसिल लेके नहीं जाओगे तो फिर रोते बैठना कि यार हमने तो अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मैंने तो नहीं देखा ही नहीं, नहीं भी लिखा था क्या उसमें। ये सब बातें बाद में मत करना, पहले ही कर लेना। अंडरलाइन करके चलना, पेंसिल से कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पेन से भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में टीचर्स लोग को ऐसे गाइडलाइन रहती कि भाई ऐसा मत करने दो, वैसा मत, परेशान करते जबरदस्ती, तो पेंसिल लेके चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर सूर्यसेन हो जाएगा। आपको पता है सूर्यसेन का संबंध किसी और चीज़ से था, किससे संबंधित था, आपने चटगांव सुना था, चटगांव का शस्त्रागार हुआ था। ठीक है, चटगांव जो कि बांग्लादेश में है आज की डेट में, तो वहाँ पर 1930 में इन्होंने जो विद्रोह किया था, चटगांव विद्रोह, उससे संबंधित है। बाकी सभी काकोरी से संबंधित है। इनमें से किसने 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर देखो फटाक से, NM जोशी हो जाएगा। 1920 ये तो बता ही दे रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और बाकी इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ सकते हैं मुझे लगता है तो वो ठीक है, पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हुक्मों पर विचार करना है, कर लो। कुछ दे रहा है अधिवेशन, उसके अध्यक्ष बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो अधिवेशन जो भी इंपॉर्टेंट रहे सबके अध्यक्ष याद रखना, उसका ईयर भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसका स्थान याद रख लिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका। पहले तो ये देख लो कि क्या बोल रहा है ये, इसने बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बाकी लोगों ने तुक्केबाजी कर दी, कोई बात नहीं। सूरत अधिवेशन में कौन था भाई, ये था रास बिहारी बोस था। ठीक है, रास बिहारी बोस, रास इतने लिखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा समय लगता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, मतलब कांग्रेस का अलग अलग हो गई थी ना। लखनऊ अधिवेशन में फिर वो दोनों एक साथ मिल गए, तो उस समय कौन हो गए, अंबिका, मतलब उसको अंबिका ने मिलाया, ऐसा याद रखो। ठीक है, और फिर उसका नागपुर अधिवेशन 1920 में वो विजय राघवाचारी, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था। दारा सिकोह आपको बताया औरंगजेब का भाई था, उसको उसने मरवाया। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता। और दारा सिकोह से संबंधित ये भी है कि उसने सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिवा बर्नियर इसका चिकित्सक था। कौन, अपना डॉक्टर था इसका, दारा सिकोह का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें कि दक्षिण भारत में आरंभिक भक्ति मार्गी संत अलवर किसकी भक्ति में लीन थे। अलवर संत किसकी भक्ति में लीन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, विष्णु।
ठीक है, नयनार शिव भक्त हो जाएंगे, 63 नयनार हो जाएंगे, ठीक है, और 12 अलवर संत हो जाएंगे, जिसमें अलवर संत कौन सी महिला थी उसका नाम लिख के बताना भाई, ठीक है, कौन लिख के बता सकता है कि महिला अलवर संत। कृष्णदेव राय, देखो राय आ गया ना यहाँ पे, की राजधानी है शहर विजयनगर, ये देखो विजयनगर, किस नदी पर स्थित है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब बना लेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं इसमें कि भाई 26 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई जनजातियों के वंशज थे भाई। 26 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा ग्रेट ह्यूची वंश, ठीक है, ह्यूची जनजातियों से संबंधित है, और ये 5 कबीला था, तो उसमें से एक कबीला भी था ह्यूची। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुजुल कुडफिसेस, ठीक है, और राजधानी बोला जाएगा तो ये हो जाएगा पेशावर, ठीक है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। बाबर की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन सी थी पूछा गया, 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका फरगना, क्या थी भाई, फरगना, और ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो कुछ लोग बोलते हैं ना बाबर भारतीय नहीं था भाई, ठीक है, तो बाबर को बाप मानना छोड़ दो, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान का उससे कोई संबंध ही नहीं आपका, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, और इसमें कुछ अगर आपको देखो बाबर से संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाते हैं यहाँ पे, 1526 में आपको पता पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, तो याद रखना। बाबरनामा भी लिखा है इसने, ठीक है, बाबरनामा, तो नामा, ठीक है, बाबरनामा। कृष्णदेवराय को सबसे महानतम शासक बोला है इसमें बाबरनामा में। अब वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, फारसी में किसने अनुवाद करवाया है, इसने, इसकी आत्मकथा है, तो आत्मकथा है। अच्छा चलो ये बताओ, बाबरनामा को इसने लिखा है, आत्मकथा इसकी, तो इसने कौन सी भाषा में लिखा, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु घाटी क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया पूछा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका मेलुहा बोला जाता है मेसोपोटामिया को, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हस्तिमल और छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, हस्तिमल और छिमेश्वर। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन थे भाई, ये आप लोग देखिए, ये हो जाएगा अपने नाटककार थे, ठीक है, दोनों नाटककार थे। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक, मतलब किसने ये कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, किसने बोला ये। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जेबी क्यूरी ने बोला है कि भाई इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से ये बताना है कि आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही क्रम बताना है कि भाई जो राज्य है उसका आपको बहुत सारे प्रांतों में बांट दिया जाता है, तो वो उसका नाम लिखा गया है, तो उसमें छोटा बड़ा बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, ये बताना है, तो आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबा सरकार परगना, ठीक है, ये याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक इकाई को प्रांत को सूबा बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सूबा में कौन होता था, सीपा सलार, ठीक, परगने का कौन होता है, सिकदार होता है, प्रमुख के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सर जिला जो होता है, जिला को सरकार बोलते थे, और यहाँ पर कौन होता था, फौजदार होता था, फौजदार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि महाजनपदों की सही राजधानी का मिलान नहीं है, कौन सी नहीं है भैया, अच्छे से देख लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वज्जी का क्या हो जाएगा, ये आपको पता भी होना चाहिए ना, यहाँ पर वैशाली हो जाएगी, ठीक है, वैशाली, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती किसकी थी, कौशलपुर महाजनपद की राजधानी थी। तो मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद है ये बताना। इतिहास में ओलिगार्की शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, ओलिगार्की। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए दिख रहा है, और 2-3 ऑप्शन और देखने पड़ेंगे आपको, यहाँ से BCD देख लो। राइट आंसर हो जाएगा ऐसा समाज जिसमें सत्ता व्यापारी वर्ग के हाथ में होती थी, उसको क्या बोला जाता था, अपना ओलिगार्की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलिगार्की का राइट आंसर हो जाएगा ऐसा समाज जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे ओलिगार्की बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के समय प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गए। तो इजी क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि में। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ऐसा पहला शासक जिसने प्रजा तक संदेश देने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया, ये भी इजी है, सभी को पता है, सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। सुवर्णगिरी किस राज्य में स्थित है बताना है आपको, ठीक है। तो बताओ, दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कर्नाटक से, एक मिनट, कर्नाटक से संबंधित, ठीक है, कर्नाटक। आगे बढ़ते प्राचीन भारत में दक्षिण राज्यों में सरदार या सरदारी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना भाई। 37 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लो। तो राइट क्या हो जाएगा, ये
इसकी स्थायी सेना होती थी। असत्य कथन ये हो जाएगा, ठीक है। तो सरदार क्या होता था भाई? सरदार वंशानुगत पद था, ठीक है। इसके समर्थक इसके परिवार के लोग थे, ठीक है। इसको कर वसूलने का अधिकार नहीं था और इसको कोई सेना रखने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है। सेना, इसने बोला स्थायी सेना थी, बल्कि सेना रखने का कोई अधिकार था ही नहीं इसको, ठीक। शिल्पाधिकारम महाकाव्य है, कौन सी भाषा का है ये आपको बताना है। इसके कवि भी मतलब इसके रचनाकार भी पूछ सकते हैं, कौन से वंश से संबंधित ये भी पूछ सकते हैं। महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। और संगम वंश आपने सुना ही होगा, ठीक है, उससे संबंधित है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है? 39 नंबर राइट आंसर हो जाएगा छोटे किसान के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रहार भूमि का अर्थ क्या होता है? अग्रहार भूमि ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका सी हो जाएगा। मतलब ब्राह्मणों के पास जो मौजूद जमीन होती थी उसको अग्रहार बोला जाता था, ठीक है। या इसको बोला जाता है, फिर दक्षिण भारत में जो भूमि दान की जाती थी ब्राह्मणों को भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते 41 नंबर की, भाई चीनी यात्री वेनसांग बोल दो भारत कब आया, पूछा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा। किसके समय आया ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कौन से समय में आती है पूछा। 41 नंबर क्वेश्चन तो कुछ लोग बना लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। तो हर्षवर्धन कब था भाई? 7वीं शताब्दी में था, ठीक है। तो उसका शासनकाल आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप पता करोगे। तो ये सब आपको अप्रोच बता रहा हूँ मैं, 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। 15 वर्षों तक रहा और इसकी रचना का नाम है सी क्यू की, ठीक। सी यू की, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में प्रसिद्ध नगर धान्य कटक किस क्षेत्र में स्थित है, पूछा गया। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक। आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पर, कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सत्यवाह शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया गया था? सत्यवाह, ये सार्थवाह, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये और आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? व्यापारी वर्ग, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने में आया है। देखने में सुंदर जो बोला जाता है उसको प्रियदर्शी मतलब जो प्रिय मतलब जो अच्छा दिखे, दस्सी मतलब देखने में, जो देखने में अच्छा लगे उसको प्रिय। अब यहाँ अभी मॉडर्न लाइफ में इसको गॉर्जियस और ब्यूटीफुल इस टाइप की चीज़ें बोली जाती है कि नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चिदम्बरम तंजावुर के मंदिर किन शासकों की मदद से बने हैं, पूछो। 45 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा चोल। चिदम्बरम तंजावुरम अभी तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा ना। यहाँ पर जैसे चिदम्बरम का मंदिर, शिव मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। नटराज मंदिर आपने नाम सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना भाई। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली, और यहाँ पे छोटा कर देते हैं तभी दिखेगा, ठीक है। बनाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। मतलब लोथल क्या हो जाएगा? गोदीबाड़ा, ठीक है, मतलब डॉकयार्ड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कालीबंगान के बारे में बात हो रही, तो ये यहाँ से जूता हुआ खेत मिलेगा, ठीक। धौलावीरा से क्या हो जाएगा? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला, ठीक है। और बनवाली के बारे में बात करेंगे तो पक्की मिट्टी को की बनी हुई हल की प्रतिकृति मतलब कॉपी, ठीक। सूची फिर 1 और 2 हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि भाई इनका विनाश कैसे हुआ है और किसने बोला कि भाई ये ऐसे 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 विनाश हुआ है। मिलान करो यहाँ पे जल्दी से, ठीक, फिर आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1 2 3 4 5। तो बाढ़ बोला कि भाई बाढ़ से विनाश हुआ हड़प्पाकालीन सभ्यता का। देख लो क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ, हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन के कारण। तो जॉन मार्शल ने बोला कि भैया बाढ़ की वजह से हुआ जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष ने बोला भूतात्विक परिवर्तन, एम आर साहनी ने बोला महामारी, के यू आर कैनेडी ने बोला, और गार्डन चाइल्ड ने बोला कि आर्यों का आक्रमण हुआ था तभी खत्म हो गया। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। और थोड़ा उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक और मध्यकालीन समाज के बारे में बात की जा रही है। तो 48 नंबर क्वेश्चन देख लो जल्दी से। तो इसका यही मिलान कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी आपको पता है सभी को, नगरीय सभ्यता थी, ठीक। फिर आगे बढ़ते उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में कृषक प्रधान थी, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे चारागाह, ठीक। और फिर उसके मध्यकालीन बच गया था जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समय कितना हुआ? 29 मिनट, थोड़ा और जल्दी चलेंगे। सही मिलान करना है। यहाँ पे कुछ न्यायालय दिए गए हैं और न्यायाधीश दिए गए हैं, तो किनका कौन प्रमुख है ये बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लिया होगा अभी तक, ए हो जाएगा। अर्थात
धर्मस्थली जो न्यायालय था वो दीवानी न्यायालय था, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, ठीक है। फिर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो जाएगा अपना फौजदारी न्यायाधीश, ठीक। और व्यवहारिक हो जाएगा दीवानी न्यायाधीश। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हो कि जो दीवानी न्यायालय उसको बोला जाता था धर्मस्थली ये न्यायालय था, लेकिन यहाँ का जज क्या कहा जाएगा, जज कहा जाएगा इसका व्यवहारिक, ठीक है। कंटक शोधन जो फौजदारी मामले होते हैं जिसमें कि सजा दी जाती है कड़ी, जैसे कि रेप मर्डर इस टाइप की जो चीज़ें होती है फौजदारी मामले होते हैं, ठीक है। दीवानी मामले मतलब विवाह हो गया, तलाक हो गया, विवाह मतलब विवाह होगा तो तलाक करवाना पड़ेगा, संपत्ति का बंटवारा इस टाइप की चीज़ जो होती है वो दीवानी मामलों में आती है, मारपीट गाली गलौज इस टाइप की जो चीज़ें होगी दीवानी मामलों में जाएगा, ठीक। तो ये सब हो गया। तो इसके अब जो कंटक शोधन अपना ये फौजदारी हो जाएगा तो यहाँ पे फौजदारी न्यायालय हो जाएगा। तो न्यायाधीश कौन होगा यहाँ का न्यायाधीश होगा प्रतिष्ठा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से मिल रहा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 सूची 2 देख लो कि भाई किसने किसने क्या क्या ग्रंथ लिखे हुए हैं, और महान ग्रंथ है, महान ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो मिला लो यहाँ पर, ये लो पनीनी वात्स्यायन चाणक्य और कलहन। 50 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले पनीनी के बारे में बात करें तो अष्टाध्याय लिखा है इसने, ठीक है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, सभी को पता है कामसूत्र फेमस है। वह चाणक्य ने क्या लिखा भाई, अर्थशास्त्र लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन राजनीति शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। और कलहन, कलहन का रास्ता रंगीनी है, जो कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें, सामान्य जानकारी यही है इसकी, ठीक है। तो पनीनी आपको पता 5वीं से 6वीं ईसा पूर्व में था, ठीक है। ये आपको सामान्य जानकारी इसके बारे में पता होना चाहिए। वात्स्यायन किसके समय थे ये पूछा जाएगा अगर, तो गुप्त वंश के समय थे, ठीक है, गुप्त वंश। चाणक्य तो आपको पता ही कि मौर्य शासक में थे, और कलहन आपको जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, लाहौर करकोट वंश जो था ना, लोहार वंश, तो उसके समय के ये। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर अभी बता दिया थोड़ी देर पहले, अब इसको बताने में समय भी नहीं लगना चाहिए आपको। तो राजराज प्रथम के बारे में बात हो रही है, राजराजेश्वर मंदिर बोलते कि नहीं, अभी बताया कि नहीं आपको थोड़ी देर पहले, तो वही तो चीज़ है, ये 11वीं शताब्दी में बना हुआ है, ठीक है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट भी है ये, साइट में है मतलब। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक। और बस इतनी ही काफ़ी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में टंका, टका सिक्का निम्नलिखित में से किस धातु का बना हुआ था, टका। राइट आंसर 53 नंबर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा चांदी का, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि सोने के सिक्के भी प्रचलित हैं, आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। और एक और जो फेमस है वो आपको पता रखना है कि तांबे, तांबे का जो सिक्का होता था उसको जीतल बोला जाता है, जीतल इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, और कूट मिलान करना है शायद, हाँ ये देखो, ठीक, यहाँ देख लो अच्छे से, और यहाँ देखो। तो किसने किसने हस्तक्षेप की नीति का यूज़ किया भाई, 54 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा तीनों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज वालो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक। ये आप जानकारी मतलब थोड़े से ध्यान रखना। और हस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या होता है ये आप सुन लो, सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि एक विदेश नीति जो यह कहती है कि राजनीतिक शासकों को विदेशी राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। मतलब कि भाई अगर यहाँ पे कोई देसी रियासत है, अब ये तो विदेशी है, गवर्नर थे, तो यहाँ पे देसी जो राजा है जो काम कर रहा है उसके शासन काल में आपको मतलब जो शासन कार्य कर रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, यही उसका मतलब होता है और कुछ नहीं, ठीक। और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसके ऊपर आंखें खोल लिया करो, बड़ी कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो बता दीजिए सर पहले, कृष्णदेवराय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। ये हो जाएगा यमनराज, ठीक है, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र भोज, आदम पितामह, ये सब इसकी उपाधियाँ हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया पूछा गया। 56 राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा, कछवाहा वंश, ठीक। तो कछवाहा की जो मतलब वंश था उसका राजा कौन था, भारमल था, भारमल की पुत्री से शादी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म का, दीन इलाही को धर्म का, तो कौन बोला भाई ये काम। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने मिला लिया होगा अभी तक, और मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत लोगों को इसका राइट आंसर ये भी सुनना आया होगा कि इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो दीन इलाही एक को एक धर्म का किसने बोला, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। प्रथम कोटि फैक्ट्री का बात कर रहा है और उससे संबंधित स्थान के बारे में बात कर रहा है और कौन से विदेशियों ने इसकी स्थापना की थी ये पूछा जा रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका फट से। तो ये हो जाएगा पुर्तगाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोचीन। ठीक, कोचीन में 1503 में जो प्रथम फैक्ट्री स्थापना की पुर्तगाली ने वो हो जाएगी कोचीन में। फिर उसका देखते हैं कि भाई डचों ने कहाँ पे, मछलीपट्टनम में 1605 में। फिर उसके बाद अंग्रेज ने सूरत में 1608 में। ठीक, फिर उसके बाद अपना आ गया डेनिस हो जाएगा ट्रांकोवर में 1620 में। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांस ने भी सूरत में ही स्थापना की थी। तो ये सूरत में 2 लोग हो जाएंगे, तो लेकिन सूरत में सबसे पहले 1607 1608 में अंग्रेजों ने स्थापना की। फिर 1668 में फ्रांस ने, मछलीपट्टनम में डच हो जाएंगे, पुर्तगाली ने कोचीन हो जाएगा और डेनिस हो जाएगा ट्रांकोवर में। ठीक है, 1620। वांडीवास के युद्ध में 1760 में क्या हुआ, किसने किसको हराया, पेल दिया, ऐसा बोला जाता है कुछ लोग सामान्य भाषा में। 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। ठीक, ये निर्णायक लड़ाई थी, इसमें फ्रांस का आधिपत्य समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में फ्रांस को शासन करने के लिए दे दिए, तो बाकी लगभग पूरा शासन उससे समाप्त हो चुका था। ठीक है, कहने का मतलब राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। क्या राज है भाई हमारी सफलता का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सब अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रवाद से ग्रसित थे और आज भी क्षेत्रवाद से ग्रसित है। कुछ लोग मराठी भाषा को लेकर, कुछ मलयालम को लेकर, कुछ राजस्थानी, गुजराती, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सभी लोग इस क्षेत्र से ग्रसित है और मध्य प्रदेश में भी ग्रसित है आप लोग। कुछ लोग बुंदेलखंडी, कुछ लोग बघेलखंडी मानते हैं, कुछ लोग मालवी मानते हैं अपने लोग को। बहुत लोग ऐसे इस टाइप से ना चले तो ज़्यादा अच्छा है। आप सभी एक ही है, भारतीय हैं, ये आप अगर मान के चलें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा बोल रहा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे वो अपनी सेवा में लगा सकता था। कहने का मतलब ये है कि आप लोग पीएससी की तैयारी करें तो कम से कम आप तो ऐसी ही सोच रखें, बाकी लोग का तो कुछ नहीं बोल सकते, सामान्य जनता है उनको कोई नहीं समझा सकता। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, पूछा मोहम्मद गोरी को। तो किसने पराजित किया भाई सबसे पहले, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भीमदिती ने। अगर इसको पराजित किया तो और उसी समय में मार डालता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, दोबारा आता नहीं। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान ने भी गलती करी, पहले युद्ध में हरा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर अगर दूसरे युद्ध में खुद धोखे का शिकार हो गया। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इतिहास आपको जो गलतियाँ करता है, इतिहास में जो गलतियाँ होती है उससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इतिहास यही काम का है आपका। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा भारत की एकमात्र आशा आम जनता से है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत है। मृत मतलब मरा हुआ है, ये बोला जा रहा है। कौन ने बोला है भाई, ये 62 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छे पूजनीय इंसान है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला। ठीक है, और बहुत सटीक बोला, बहुत अच्छा बोला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास खोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी लोग को पता है। टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, आपको सभी को पता है, होनी भी चाहिए, करते हैं लोग। क्योंकि देखो जो इसका शासन क्षेत्र था वो हिंदू बाहुल था और इस पर्सपेक्टिव से जो लोग मतलब इसका करते हैं कि भाई जो इसने शासन व्यवस्था की स्थापना की, यहाँ पे हिंदू राजा था, उसका कत्लेआम करके फिर उसका जो प्रजा ने विद्रोह किया, फिर उसका कत्लेआम किया, तो ये बोला जाता है। फिर बाद में लेकिन इनको ये एहसास हुआ कि हमारी तरफ से बहुत गलतियाँ हो चुकी है, तो फिर इन्हें कुछ अच्छे काम भी किए। तो कहने का मतलब हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कोई एक पहलू देखना चाहता है, कोई दूसरा पहलू देखना चाहता है, और दोनों पहलू जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में नील की खेती 20वीं सदी की शुरुआत में कम से कम होने का कारण क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रह गई थी इस वजह से। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। कौन था वो दोगलेबाज आदमी, बताओ। वो था 65 का हैदराबाद का निज़ाम। तो इस टाइप के लोगों से आपको बच के रहना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी मिल जाए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश
साम्राज्य का संस्थापक कौन था पूछा गया, 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी, बंगाल में बोला है, तो ये इसका भी राइट आंसर कौन हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की, सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक। और ग्वालियर ने कब कर दी, ये 1804 में कर ली थी, ठीक है। बाकी जानकारी आपके सबको पता है। और इंदौर के होलकर राज्य ऐसा जिसने कभी सहायक संधि स्वीकार की ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे कुछ गवर्नर के नाम दिए और उनके द्वारा युद्ध में जो उन्होंने भाग लिया और उसको डिसाइडर बनाया, तो वो कौन है बताओ, कौन सा नहीं है सही, ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बोल रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस समय अगर पूछा जाए कि भाई इस समय कौन था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स नाम सुना होगा, हेस्टिंग्स, ठीक है। बाकी सभी सही है। हेक्टर मुनरो हो जाएगा बक्सर के युद्ध से, जो कि 1764 का आपको पता ही है। आंग्ल नेपाल में युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, लॉर्ड वेलिजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करना है, उसका काल बताना है, कालक्रम सा बताना है, सतारा, बकाट, झांसी, उदयपुर, और यहाँ पे ये बताना। तो यहाँ पे काल तो दिखा ही नहीं, मतलब ईयर तो लिखा ही नहीं, फिर क्या बताओगे आप। तो अभी अपन बैठे हैं ना, अपन आपको बता देंगे, तो उसके हिसाब से फिर कालानुक्रम बना लेना कि सतारा कब हुआ, सतारा हुआ अपना, ये याद रख लो 1848 वाली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा अपने यहाँ पे इन्होंने बोला है बघाट, बघाट देख लेते हैं, बघाट क्या बोल रहा है, 1850 बोल रहा है, ठीक है। फिर झांसी, झांसी कब हुआ, 1853 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अपना बच रहा है उदयपुर, जो कि 1852 में हुआ। तो उसके हिसाब से सेट कर लो भाई, पहले कौन हुआ, 1848 में हुआ सतारा, फिर बघाट आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना उदयपुर हो जाएगा, फिर झांसी। तो इसमें और भी है, ऐसा नहीं कि यही सब है, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, करौली, आबाद, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कलकत्ता में स्थापित बेथुन स्कूल 1849 किसके लिए था, बेथुन स्कूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला शिक्षा संबंधी था, ये आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और बस, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, भूमि भूमि उत्पाद कर लगाना उसके ऊपर, कौन सा है वो, 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, अर्थात खराज, उसर और मुक्तई, ये तीनों लैंड टैक्स है, ठीक। और मुक्तई क्या है, मुक्तई किसने शुरू किया था, ये अगर पूछा है तो मराठों ने किया था, ठीक है। और जो खुम्स जो इसमें छोड़ दिया गया वो क्या है, लूट का धन, लूट का धन, जैसे किसी ने किसी शासक को लूट लिया, किसी राज्य को लूट लिया, कोई मंदिर को लूट लिया, तो अब वो जो लूट का धन है वो जैसे 5 है, तो 5 में से 1/5 किसको मिलेगा, 4/5 किसको मिलेगा, ये हो गया और कुछ नहीं। तो 4/5 शासक रख लिया करते थे, 1/5 सैनिकों में बांट लिया करते थे, ऐसा करते थे ये जो सल्तनत काल में। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने चीन और समुद्री मार्ग के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया। 73 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1833 का चार्टर अधिनियम है भाई, है ना। जो एक अधिकार था व्यापारिक, वो ख़त्म कर दिया चीन के साथ, 1813 नहीं है, याद रखना, ठीक। श्री नारायण गुरु स्वामी ने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें दलित वर्गों के मुद्दों को उठाकर, और जिसमें कौन से मुद्दे शामिल नहीं थे। ये क्वेश्चन ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने भी नहीं सुना होगा और कोई बात ही नहीं है इसका तो। लेकिन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं बनते, आपने जीवन में नहीं सुने हो, तो उसके लिए परेशान कभी नहीं होना, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन आपको क्या 99 क्वेश्चन सही करने का नहीं ना, आप लोग को 75 से 85 के बीच में सही करना है। तो ये ऐसे जो 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा शुरू किए गए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ज्योतिबा फूले हो जाएगा, और 1873 में हुआ ये काम, ठीक है। महाराष्ट्र से संबंधित, ये भी याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले उनकी वाइफ थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बारे में सामान्य जानकारी पता रखना, किससे संबंधित थे, कोई संगठन बनाया था, कोई किताब लिखी थी, ये तीनों चीज़ गूगल कर लेना जा करके। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किए गए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन किस उद्देश्य की गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये अभी पूछा था अपना मेंस में 2021 में, तो मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है कुछ ही दिनों में।
76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन दिख गया, अभी बाकी का ऑप्शन दिखा दो सर, क्या कर रहे हो आप, ये लो देख लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब देश की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षण देना, एक ये काम था इसका, और एक फर्स्ट वाला काम था इसकी, देश के निस्वार्थ कार्य के लिए जनता को तैयार करें और यदि आवश्यक हो तो अपना जीवन समर्पित कर दें। ये किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में किया था काम, ठीक है, इसलिए इसका गठन किया था, ये उद्देश्य था, मतलब था उसका। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बनाई गई थी उसका मुख्य सिद्धांत कौन सा नहीं कहा जा सकता है इसमें से, बताओ बताओ। 77, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, नहीं कहा जा सकता। इसने उन प्राचीन दर्शनों पर सवाल उठाया जो भारतीय सोच पर हावी थे, बाकी सब सही। पश्चिमी ज्ञान के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य था, यह ईश्वर और प्रत्येक प्राणी के बीच अद्वितीय संबंधों के अस्तित्व में विश्वास करता था, ठीक है। यह पुनर्जन्म और कर्म की संभावना में विश्वास करता था, ये भी ठीक है। और अखिल भारतीय जो अपना अभी सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी है ना, वो उसके बारे में अपने जो जानकारी देखी, उसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। 1905 में हुई थी उसकी स्थापना, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और शहर का नाम है पुणे, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने को देखने को मिले। ब्रह्म समाज पूछा था उसका कि भाई कौन से शहर में पूछा है, देखो अभी तक आप लोग स्थापना किसने की और उसका ईयर देखते थे, लेकिन अभी शहर पूछ रहा है। तो आप लोग पेपर को देख कर के ये समझो कि भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसकी नब्ज को अपना पकड़ना चालू कर दे तो फिर आपका काम बनता चला जाएगा, ठीक है। खाली दिमाग से बैठ के उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसमें थोड़ा दिमाग भी तो लगा लो। मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई पूछा, 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा देवल से। देवल देवल कहाँ गया, ये रहा, देवल से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, देवल से इसकी स्टार्ट हुई है। फिर उसका था इसका क्रम तो मुझे नहीं लगता पूछेगा। बोध सिकंद की उपाधि किसने धारण की, तो यूपी और बीपीएससी का पेपर नहीं हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा तगड़ा लेवल चलता है। बोध सिकंद की उपाधि किसने धारण की, बोध सिकंद। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। महमूद गजनवी, मूर्तियों को तोड़ने वाला बोध सिकंद, ठीक है, ये इसका मतलब है, पहला व्यक्ति है ये। 80 नंबर क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ लोग है ना जो अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब और अकबर, इनके जो मतलब जो अभियान है वो उनके ईयर याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट सब मत याद रखना क्योंकि वैसे भी याद नहीं होना। जो मध्य प्रदेश के है राज्य वो तो याद ही कर लो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी देखो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1298 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 1298। तो 1298 में गुजरात विजय कर ली इसने। बाकी चित्तौड़ बहुत फेमस है इसकी तरफ से, है ना, चित्तौड़ 1303, आपने वो भी देखी हो पिक्चर पद्मावती, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती 1303 की बात है, राजा राव रतन सिंह थे और धोखेबाजी से ही जीता गया। तो ये राजपूतों के साथ थोड़ी समस्या ये रही कि वो अपने सिद्धांतों पे चलते रहे, मतलब जो सिद्धांत है उस हिसाब से चले, इस वजह से धोखाधड़ी से अगर कोई आपके साथ कर दे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो धोखाधड़ी करता है उस व्यक्ति का नाम कभी भी अमर नहीं होता। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर रहता है वो व्यक्ति का हमेशा नाम ऊंचा रहता है और वो सदियों तक वो नाम अमर हो जाता है, ठीक है। तो अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता ना करें। लेकिन यहाँ ये चाणक्य नीति बिल्कुल अलग बात कहती है उसके विपरीत, ठीक है। चाणक्य नीति अलग है, तो आपको चाणक्य नीति भी पढ़ लेना चाहिए और सिद्धांत के विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चाणक्य नीति से जीवन में एक बार तो पढ़ी लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सेना या मंडी अधिकारी का कार्य क्या होता है भाई, 81 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा बाजार का दरोगा। बाजार का दरोगा था सेना मंडी अधिकारी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दीवान है मुस्तगराज जो था ना, वो ये जो आपको लिखा ना, बचे हुए भू राजस्व की वसूली करना, ये जो भू राजस्व की वसूली करना ये दीवान है मुस्तगराज का काम था। और व्यापारी वर्ग पर जो नियंत्रण का कार्य था वो कौन था, वो कौन का था, दीवान रियासत का था, दीवान रियासत करता था, ठीक है। ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए क्योंकि इस समय जो बहुत सारे विभाग थे उनके अध्यक्ष थे, फिर वो क्या काम किया करते थे, ये पूछा जाता है। फिरोजशाह तुगलक ने विभिन्न करों को हटाकर कितने कर शुरू किए गए, यार तो इजी क्वेश्चन है यार, है ना, 4 किए थे, ये तो हमको पता है, सभी को पता है। जैसे नाम अगर मैं पूछूँ तो पहले तो ये बताओ कितने कर हटाए, 24 हटाए थे, 4 चालू किए थे, 24 में से 2 हटाओ तो 4 बचता है। सबके नाम सुन लो, जजिया जकात खराज खुम्स। खुम्स अभी बताया कि लूट का धन था, खराज हो जाएगा लगान का, और जजिया जकात जो था वो धार्मिक कर था, ठीक है। तो एक कुछ हिंदुओं से लिया जाता था और एक अपना मतलब जो जजिया था वो हिंदू से लिया जाता था और अपना जो जकात था वो मुसलमानों से लिया जाता था, धार्मिक करते थे।
चंचनामा पुस्तक के लेखक कौन है भाई? 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अली अहमद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरबी आक्रमण का इसमें अपने को जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ लोग के नाम लिखे गए। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने गुलरुखी के नाम से ये कविता लिखा करता था, ये आपको पता ही होगा। और मिनहाज उस सिराज, ये इसने क्या लिखा? तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी लिखा है इसने। और हसन निज़ामी ने क्या लिखा है? ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। हरिहर बुक्का का संबंध किस वन से है? इजी क्वेश्चन है, अभी बता देते हैं। वट से संगम वंश हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ इसमें। बाबरनामा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया? बताओ। देखा, ये क्वेश्चन हमने पहले ही बोल दिया था और ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो इस हिसाब से जो बोला जाता है उतना कर लो। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे दोस्त भाई बहन छोटे लोगों के, बहुत मैसेज आते हैं कि सर हमारे आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब सुनने में आता है कि सर आपकी वजह से हमारा ये हो गया वो हो गया, बहुत अच्छा लगता है। मध्यकाल में उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने वाले लोगों को क्या कहते थे? ये तो आपने सुना ही होगा और लोग बोलते भी है, ठीक है। तो ये ब है ना कि भ है, ठीक है, ब बड़वा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन शंकरदेव का कौन सा क्षेत्र था पूछा गया। 87 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना असम। शंकरदेव कहाँ गए? ये रहा असम, ठीक है। शंकरदेव के बारे में सुना ही होगा आपने। भक्तिकालीन संत थे और इनका द्वारा जो अपना संप्रदाय था वो बहुत सारी बुक में मिलता नहीं, ठीक है। तो वो उसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है एक शरण संप्रदाय। एक शरण संप्रदाय था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, लिख लेना कहीं जाकर, एक शरण संप्रदाय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसका कथन है भाई? ये कथन है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी का, ठीक है, याद रखना। और इनकलाब जिंदाबाद किसका है? भगत सिंह का, आपको पता ही है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का है। बाकी छोड़ दो, बैटरी भी लो नहीं है इसलिए जल्दी से निपटाओ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया भाई? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका हो जाएगा जेपी कृपलानी, ठीक है, जेपी कृपलानी। बौद्ध धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक नहीं थे कौन? किसने मतलब संरक्षण नहीं दिया बौद्ध धर्म को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना खारवेल, ठीक है, खारवेल ने इसको संरक्षण नहीं दिया, बाकी सभी ने दिया। तीसरी इसे चरक संहिता का अस्तित्व में पूछा गया। चरक संहिता ये कब हो जाएगी? तीसरी से दूसरी शताब्दी में, ठीक है। चरक संहिता चरक ऋषि ने लिखी हुई थी, आपको पता होगा, ठीक है। और बस इतने ही काफ़ी है अपने, चरक संहिता हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? धम्म का भाग नहीं था बोला है। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को सम्मान देना। बाकी सब सही है, देख लेना, क्योंकि बैटरी कम हो गई इसलिए थोड़ा सा आपको, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ेगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से देख लो। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं है, प्रथम है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चालू किया भाई? कुषाण वंश। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? 94, राइट आंसर हो जाएगा अजंता में। सम्राट अशोक के राज्यादेशों को सबसे पहले विकृटन डिसाइफर किसने किया था पूछा गया। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये किसने किया सबसे पहले पता? जेम्स प्रिंसेप ने किया। स्वदेशी और बहिष्कार से पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? 96, बंगाल विभाजन का जो विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था उसमें ये दोनों शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था। बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ, ठीक। और कर्जन था इसका समय। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? महत्तर और पट्टिकल। 97, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्राम मुखिया को महत्तर और पट्टिकल बोला जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करो जल्दी से। मोपला विद्रोह दिया और क्षेत्र दिया गया। 98 मिलान कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, तो देख लो तो फट से। मोपला विद्रोह हो जाएगा केरल में, ठीक है। फिर उसका तो जाएगा अपना पापना विद्रोह जो कि बंगाल में है, ठीक है। और फिर उसका था एका आंदोलन, ये हो जाएगा एका अवध से। और बिरसा हो जाएगा बिरसा छोटा नागपुर, मतलब बिहार, क्योंकि झारखंड पहले बिहार में ही था ना। ये देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। 1920 में हुआ और मोपला विद्रोह, ठीक है। अली मुसलियार यहाँ था। 1873 में क्या हुआ? 1873 में पाबना हो गया। एका आंदोलन हो जाएगा अपना 1921 में, ठीक है, याद रखना एका। और बिरसा मुंडा तो आपको पता ही है, बहुत फेमस ईयर है, और ये अगर याद नहीं है तो फिर क्या याद है आपको? 1899, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फटाक से कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। गुरु राम सिंह कुका कहाँ गया, ये रहा। और फिर उसके बाद क्या है कि इसका ईयर याद रखना 1871-72 में, ठीक है, इतना। और नामधारी संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। और लास्ट क्वेश्चन आज का कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों को कार्यकाल था। राइट आंसर हो जाएगा 28वां। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हो गया, हाँ अभी 14%। तो कुछ काम की बातें बोल दी जाए कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और देखिए, हम यहाँ पे निस्वार्थ भाव से के लिए बना रहे हैं, कोई पेड सीरीज़ नहीं है। और ना ही आप लोग जितना व्यूज़ देते हैं, जितना लाइक करते हैं, उसकी तरफ से हमें कुछ अमाउंट कुछ मिलता है। तो 1000-2000 व्यूज़ से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अगर यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश में अगर 4-5 लाख लोग अगर कम से कम फ्री दे रहे हैं, तो कम से कम इसका 10% तो पहुँचा दो यार, कम से कम। हाँ, इतना तो पहुँचा दो। तो इतना तो कम से कम आप लोग शेयर लाइक करना चाहिए। अभी पहला वीडियो तो ठीक है कि 1100-1500 व्यूज़ आया। तो हर एक वीडियो अगर 5-10 हज़ार व्यूज़ आएगा तो अपन को वीडियो बनाने से फ़ायदा है, अन्यथा क्या मतलब है आपके लिए इतना समय देने का, क्योंकि आपकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं आता। बाकी कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं दिल से, और मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों को। और बाकी आप लोग बढ़िया इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में लिख दीजिए वहाँ पर कि सर ये समस्या है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो अपन उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.